क्वेश्चन है, एक धनराशि को 15% की वार्षिक दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन था 15% वार्षिक दर से, यानी कि दर भी समान है, और 5 साल के लिए दिया गया। तो दोनों से जो प्राप्त साधारण ब्याज होगा उसका जो अंतर है वो कितना है, 144 रुपये है। तो हमें तो ये पता लगाना है कि कितना धन उधार दिया गया। तो यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हो कि जो धन उधार दिया गया है वो कितना है, हम यहाँ पर मूलधन मान रहे हैं 100, और दोनों स्थितियों में ही मूलधन तो 100 ही है। लेकिन अब हम यहाँ पर पहली स्थिति के लिए ब्याज निकालते हैं और फिर हम दूसरी स्थिति के लिए भी ब्याज निकालेंगे और फिर दोनों ब्याज के बीच में अंतर देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो पहली स्थिति के लिए अगर ब्याज निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर 15% की वार्षिक दर दी हुई है तो एक वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज अगर 15 रुपये या फिर 15 यूनिट हो जाएगा तो हमें तो 3.5 साल का ब्याज निकालना है। आपको ये पता है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष के लिए ब्याज समान ही होगा। पहले वर्ष का ब्याज अगर 15 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 15 ही होगा, और 3.5 साल का अगर हमें ब्याज निकालना है तो हम 3.5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, आपको पता है कि 15 का गुणा 3 से किया जाता है तो 45 आता है, और 15 का गुणा अगर 0.5 से किया जाएगा तो 15 का आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा 7.5 के बराबर। 45 में अगर 7.5 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा 3.5 साल का वो कितना आ जाएगा, 52.5 रुपये आ जाएगा, या फिर 52.5 यूनिट आ जाएगा। अगर यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट है और दर यहाँ पर हमने 15% और वर्ष यहाँ पर 3.5 है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो ब्याज आया है वो कितना आया है, ब्याज यहाँ पर आ गया है 52.5। अब हम दूसरी स्थिति में भी ब्याज निकालते हैं। आपको पता है कि दूसरी स्थिति में धन कितना, धन तो वही है, 100 रुपये ही लेना है हमें, क्योंकि दोनों स्थिति के लिए मूलधन समान है। लेकिन दर कितनी है, 15%। पहली स्थिति में भी दर 15% ही थी, तो एक वर्ष का ब्याज तो 15 रुपये ही हो जाएगा, क्योंकि मूलधन यहाँ पर 100 रुपये है। और हमें हमें यहाँ पर जो ब्याज निकालना है वो 5 साल का निकालना है, तो हम यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे और 15 का गुणा 5 से करने पर यहाँ पर आ जाएगा ये ब्याज किसके बराबर, 75 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये समझ गए हो कि पहली स्थिति में ब्याज कितना है, 52.5 रुपये है या फिर 52.5 यूनिट है, लेकिन दूसरी स्थिति में ब्याज जो है वो ज़्यादा है और कितना है, ये 75 यूनिट है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है ये तो आप आसानी से निकाल पाते हो। या अगर आप 75 में से 52.5 घटा दोगे तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा, यहाँ पर तो आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि जो ब्याज में अंतर आया है वो कितने का आया है, यूनिट में देखा जाएगा तो वो अंतर है यहाँ पर 22.5 यूनिट का अंतर है। अगर यहाँ पर 22.5 यूनिट का ये अंतर आ ही गया है, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो ये अंतर किसके बराबर है, 144 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट बराबर आएगा 144, बट्टे में लिखना होगा हमें 22.5। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 144 बट्टे 22.5, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू है। लेकिन प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है कि कितना धन उधार दिया गया। हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है मूलधन की, और मूलधन आपको पता है कि हमने क्या माना है, 100 यूनिट माना है। जब हमें ये पता लग गया है कि एक यूनिट बराबर है 144 बट्टा 22.5 और हमें मूलधन निकालना है और 100 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक यूनिट में 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब ये दोनों संख्याएं तो 25 के पहाड़े से काटी जा सकती है। 25 चौक 100 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9। यहाँ पर 9 के पहाड़े से 144 काटा जा सकता है, 9 एकम 9 और 9 छेक 54। और अब हम यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 16 का गुणा 4 से होगा 64 आएगा, 64 का गुणा 10 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 640। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि मूलधन क्या है या फिर कितना धन उधार दिया गया, तो यहाँ पर आंसर आया है 640 और ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक नाव जो है वो धारा के साथ जब चलती है तो उसकी चाल कितनी होती है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर नाव धारा के साथ ही चलेगी, यानी कि आप ऐसा समझिए कि नाव अगर इस दिशा में जा रही है तो पानी की जो दिशा है वो भी इस दिशा में ही है, यानी कि जो पानी का प्रवाह
है वो भी इसी दिशा में है, तो उस स्थिति में जो चाल यहाँ पर दी हुई है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर नाव की जो स्पीड है वो मान ले SB और वाटर की स्पीड हम यहाँ पर मान ले SW, तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर जो ये चाल दी हुई है, ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है स्वयं नाव की, और साथ में यहाँ पर जो चाल जुड़ रही है वो पानी की भी चाल जुड़ रही है, यानी कि जो पानी के प्रवाह की चाल है वो भी जुड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर चाल है ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी स्थिति में कहा गया है कि धारा के जो विपरीत है वो चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि अगर नाव की चाल तो अभी भी इस बार यहाँ पर इस दिशा में ही है, लेकिन अगर पानी का जो प्रवाह है वो इस दिशा में हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो चाल है वो कम हो जाएगी और यहाँ पर चाल क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो नाव की चाल होगी उसमें से हमें घटाना होगा पानी के प्रवाह की चाल, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि दिशा जो है वो विपरीत है, तो विपरीत दिशा में यहाँ पर चालों को घटा दिया जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो हमें तो प्रश्न में ज्ञात करना है कि धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल यानी कि हमें ज्ञात ये करना है कि जो पानी के प्रवाह की चाल है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये है जिसमें दोनों की चालों को जोड़ा गया है और ये किसके बराबर है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। और दूसरा इक्वेशन ये है जिसमें यहाँ पर चालों को घटाया गया है क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा की चाल है, तो यहाँ पर ये चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो SW की ज्ञात करनी है, यानी कि हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो इन दोनों इक्वेशन से ही हम यहाँ पर SW निकालेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर निकालेंगे या फिर धारा की चाल निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो पहला इक्वेशन है उसमें तो हमने दोनों की चालों को जोड़ा है और ये किसके बराबर आया है, 21 के बराबर आया है। और दूसरा जो इक्वेशन है उसमें चाल को घटाया गया है और ये आया है 9 के बराबर। अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हल करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हो कि ये दोनों तो कट ही जाएंगे, तो यहाँ पर SP प्लस SB हो जाएगा 2SB और यहाँ पर आ जाएगा 21 प्लस 9 कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम नाव की चाल निकालते तो वो किसके बराबर आती, 30/2 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप ये समझ गए कि यहाँ पर जो नाव की चाल है वो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन प्रश्न में नाव की चाल तो पूछी नहीं गई है, यहाँ पर तो धारा की चाल पूछी गई है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन तो पता है ना, जिसमें हमने दोनों की चाल को जोड़कर लिख रखा है और वो कितना है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर जो ये नाव की चाल है वो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर जो वाटर की चाल है वो हम आसानी से पता लगा पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें करना क्या है, वाटर की चाल निकालने के लिए 21 में से 15 घटाना है और यहाँ पर ये चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये है और एक व्यापारी इस पर 630 रुपये अंकित करता है। इसे अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो तो 450 रुपये है और जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 630 रुपये है। तो अगर हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 9 के पहाड़े से दोनों संख्याएं काटी जा सकती है और यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इतना समझ में तो आ ही गया है कि क्रय मूल्य और यहाँ पर जो ये अंकित मूल्य है इसके बीच में जो अनुपात आया है वो आया है 5:7 का। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि आगे दिया हुआ है कि 12.5% की छूट दी जाती है। तो 12.5% तो यहाँ पर ये प्रतिशत में है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो हमें लिखना होगा 12.5 और बट्टे में लिखना होगा हमें 100। हम यहाँ से ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 125 के पहाड़े से काटा जाएगा तो ये आएगा 1/8 के बराबर। तो 12.5% जो होता है भिन्न में किसके बराबर होता है, ये 1/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि 12.5% की छूट दी जा रही है ना, तो बट्टे में जो 8 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं अंकित मूल्य ही, तो अंकित मूल्य के नीचे ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं 8 यूनिट। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए कि अगर हम 12.5% की छूट दे रही है तो यानी कि 1 यूनिट की
छूट दे रहे हैं। अगर 8 यूनिट अंकित मूल्य है और 1 यूनिट की छूट दे रहे हैं तो फिर वस्तु को बेचेंगे कितने में? 7 यूनिट में बेचेंगे। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं विक्रय मूल्य, और यहाँ पर जहाँ हमने 8 लिखा है उसके इधर ही हम लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि 8 यूनिट तो हमने वस्तु का अंकित मूल्य माना है और 1 यूनिट की छूट दी जा रही है, तो फिर उस वस्तु को बेचा जा रहा है 7 यूनिट में। तो यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात है वो 8:7 आ जाएगा। लेकिन अब आगे कैसे प्रश्न को हल करना है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ही वस्तु का अंकित मूल्य है और जब हमने उसका क्रय मूल्य के साथ यहाँ पर अंकित मूल्य का अनुपात निकाला है तो यहाँ पर तो 7 लिखा हुआ है, लेकिन अंकित मूल्य का जब विक्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाला है तो ये 8 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, ये है तो एक ही वस्तु का अंकित मूल्य, तो ये बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बराबर करने के लिए तो हमें यहाँ पर 8 में तो 7 का गुणा करना चाहिए और यहाँ पर 7 में 8 का गुणा करना चाहिए, जिससे कि 56 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 का गुणा कर रहे हैं तो अनुपात है तो यहाँ पर भी 7 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर 8 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 8 का गुणा करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नया अनुपात है वो कितना आ जाएगा। तो आप देखिए कि 5 का गुणा 8 से होगा तो ये तो आ जाएगा 40, और यहाँ पर हम अनुपात लिखेंगे। 7 गुणा 8 करने पर 56 आएगा, और 8 गुणा 7 कर लो तो भी 56 आएगा। तो ये मार्केट प्राइस जो है वो 56 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का गुणा 7 करने से क्या आएगा, 49 आएगा। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो तो कितना आ गया है, 40 यूनिट आ गया है, और जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 56 यूनिट है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 49 यूनिट है। तो यहाँ पर हमें आंसर ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लाभ तो हो ही रहा है, और कितने का हो रहा है, यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। बट्टे में हमें लिखना होगा क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य को लिखना होगा क्योंकि आंसर हमें निकालना है लाभ प्रतिशत का। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 9 यूनिट का लाभ हो रहा है, बट्टे में लिखा क्रय मूल्य 40 यूनिट, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर 0 से तो 0 कट ही जाएगा, 2 के पाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10। 9 का गुणा 5 से होगा तो 45 आएगा, और 45 में अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 22.5%। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा यहाँ पर 22.5%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 120 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि 120 रुपये तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, वस्तु को जो बेचता है तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्या करता है, क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हम लिखते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो आपको पता है कि 35% अधिक मूल्य अंकित किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हम क्रय मूल्य 100 माने तो फिर 35% हमें मूल्य अधिक करना है, तो वह मूल्य फिर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम यहाँ पर 100 मानेंगे तो फिर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है, 5 के पहाड़े से ये कटेगा 20 बार, और यहाँ पर ये मार्केट प्राइस जो 135 है ये कटेगा 27 बार। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 20:27 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये अनुपात किसके बराबर है, 20:27 के बराबर है। फिर आगे देखिए, ऐसा कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, या फिर हम यहाँ पर अनुपात भी निकाल लेते हैं कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में भी अनुपात निकाला जा सकता है। लेकिन कैसे, अगर यहाँ पर हम मार्केट प्राइस को 100 मान लेते हैं तो फिर आप देखिए 15% की छूट दी जा रही है। तो अगर 100 रुपये हमने अंकित मूल्य माना है और 15% की छूट दी जा रही है तो फिर वस्तु को बेचा जा रहा होगा 85 यूनिट में। तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में भी अगर अनुपात निकालेंगे तो 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कटेगी और ये आ जाएगा 20:17। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो अनुपात था वो 20:27 था, लेकिन अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो ये अनुपात आया है ये 20:17 आया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इस अनुपात को लिखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। आपको पता है कि जो अनुपात आया है वो 20:17
20:17 आया है, तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस के नीचे तो हम यहाँ पर 20 यूनिट लिखेंगे और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात था वो आपको पता है कि 17 था। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20:17। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ अनुपात लिखा हुआ है तो अंकित मूल्य यहाँ पर 27 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 20 यूनिट है जब हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाला है। तो यहाँ पर जो ये 27 है और ये 20 है, ये तो बराबर होना चाहिए, लेकिन इसको बराबर कैसे किया जाए? अगर यहाँ पर 27 में 20 का गुणा कर दिया जाए और 20 में किसका गुणा कर दिया जाए? 27 का गुणा कर दिया जाए। अगर 20 में 27 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 27 का गुणा करना होगा और यहाँ पर 20 में हमें 20 का गुणा करना होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 का गुणा 20 से होगा तो ये तो आ जाएगा 400। फिर हम अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। 27 का गुणा 20 से होगा तो 540 आएगा, चाहे आप 20 का गुणा 27 से करोगे तो भी यहाँ पर 540 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अंकित मूल्य के अनुपात को तो बराबर कर ही दिया है। फिर यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा, इसके लिए हमें 27 गुणा 17 करना होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि अगर 17 का गुणा 7 से किया जाएगा तो 119 आएगा, तो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा। 17 दूनी 34 होता है, 34 में 11 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 45। तो यहाँ पर जो ये विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 459 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 459। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो क्रय मूल्य है वो तो कितना है, 400 यूनिट है, और जो यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो कितना है, 459 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाभ तो हो ही रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर दिखाई दे रहा है और विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 59 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप 59 लिख सकते हो। हमें आंसर निकालना है प्रतिशत में कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर बट्टे में लिखना होगा हमें क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है, 400 यूनिट है, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे 100 से। तो यहाँ पर 100 से 100 कट ही जाएगा और 59 में हमें 4 से भाग देना होगा। आइए अब हम यहाँ पर देकर देख लेते हैं कि कितना आंसर आएगा। 59 में हमें 4 से भाग देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 एकम 4 और यहाँ पर 1 बचेगा और ये 19 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 होगा। फिर यहाँ पर आएगा 3 और ये 0 दशमलव हमने लगाई दिया है। 4 सत्ते 28 और यहाँ पर आ जाएगा ये 5। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 14.75%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1040 रुपये में 36 किलो चावल खरीदता है। वह चावल को 10 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। 7 किलो चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में जो दिया हुआ है ना वो क्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ पर क्रय मूल्य किसका दिया हुआ है, 36 किलो चावल का दिया हुआ है, और कितना रुपए दिया हुआ है, 1040 रुपये दिया हुआ है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि वह कितने रुपए में चावल को बेचता है। अगर हमें ये पता लग जाएगा तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि 7 किलो चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगे कि उसने चावल को कितने रुपए में बेचा है। तो यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा का हमें यूज़ करना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि वह चावल को 10 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, यानी कि जो उसको लाभ हो रहा है चावल को बेचने में वो कितना लाभ हो रहा है, 10 किलोग्राम चावल का जो विक्रय मूल्य होगा ना उसके बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपको ये भी पता है कि जो लाभ का सूत्र होता है वो क्या होता है। आपको ये भी पता होगा कि जब लाभ हमें प्राप्त होता है तो उस स्थिति में जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो लाभ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। ये होता है लाभ का सूत्र। तो अब आपको ये तो पता है कि अगर हमें लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, और यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो वस्तु को बेचा जा रहा है वो वस्तु क्या है, 36 किलो चावल है। 36 किलो चावल को बेचने पर ही तो 10 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 किलो चावल का विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर 36 किलो चावल के क्रय मूल्य को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमें जो लाभ प्राप्त होगा वो 10 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर इस तरह
तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात निकालते हैं और देखते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36 किलो चावल का विक्रय मूल्य और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10 किलो चावल का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम एक ही पक्ष में ले आएंगे इसको, बाएं पक्ष में, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा। और ये जो लिखा हुआ है 36 किलो चावल का क्रय मूल्य, इसको हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको हल करते हैं। 36 है और ये 10 है, 36 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26 किलो चावल का विक्रय मूल्य और ये किसके बराबर होगा, 36 किलो चावल के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो आइए अब हम आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो 26 किलो चावल का विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 36 किलो चावल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो रहेगा 36 और बट्टे में आ जाएगा 26। अब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ये आपको पता है, 2 के पहाड़े से कट सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 13। तो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आप देख सकते हो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य कितना आया है, 18 बट्टे 13 आया है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अनुपात कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है, ये है 18 अनुपात 13। आप वैसे भी देख सकते हो कि विक्रय मूल्य तो ज़्यादा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब आप ये भी देख सकते हो कि विक्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है क्रय मूल्य से। लेकिन अब हमें प्रश्न को कैसे हल करना है, आपको पता है कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 1040 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये 13 यूनिट है यही तो किसके बराबर है, 1040 के बराबर है। हमें ज्ञात करना होगा कि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो ये 1040 रुपये हमने लिखा है क्रय मूल्य, ये 36 किलो चावल का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जो ये 18 यूनिट की वैल्यू आएगी ये भी 36 किलो चावल का विक्रय मूल्य ही होगा। तो यहाँ पर हमें 13 में किसका गुणा करना होगा, 13 में हमें 80 से गुणा करना होगा, तब जाकर ये 1040 आएगा। उसी प्रकार 18 में भी हमें 80 से ही गुणा करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1440 रुपये। तो 36 किलो चावल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया है, 1440 रुपये आ गया है। अब आपको इतना समझ में आ गया है कि हमने 36 किलो चावल का जो विक्रय मूल्य है वो तो निकाल ही लिया है। तो अब तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो प्रश्न में पूछा गया है कि 7 किलो चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से पहले तो हम 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो उसके लिए तो हमें क्या करना होगा, 1440 में 36 से भाग देना होगा और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 40 बार। तो यहाँ से आ गया 1 किलो चावल का विक्रय मूल्य। हमें निकालना है कि 7 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 40 में हमें 7 से गुणा करना चाहिए और यहाँ पर आ जाएगा ये 280 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया था कि 7 किलो चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा, 280 रुपये होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।